हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये न्यू क्रिटिसिज्म के बाद ही आया। आईए रिचर्ड्स भी एक न्यू क्रिटिक ही थे। उन्होंने बाद में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो अलग अलग इसमें ब्रांच आउट हो गया। तो इसमें से आईए रिचर्ड्स जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को ही आगे चल के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बना दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने बात की है न्यू क्रिटिसिज्म के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप वो देख लो पहले और बाद में फिर इधर आओ। आईए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के एक प्रोपोनेंट थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की और वो एक कैम्ब्रिज प्रोफेसर थे। और वो अपने जो स्टूडेंट्स थे उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के, उनको कुछ एनालाइज करने के लिए दे देते थे और वो उनके स्टडीज में पब्लिश हुआ है। ये सवाल काफ़ी बार नेट में पूछा गया है कि आईए रिचर्ड्स कहाँ के प्रोफेसर थे, तो वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने सरमाइज किया। उन्होंने कैसे पब्लिश किया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में बात की है। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी बार पूछते, तो इसको ध्यान रखना। अभी वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों रन करते थे, क्योंकि वो उसको बोलते थे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। जब भी वो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोलते थे किसी वर्क को, तो इसकी वजह से क्या होता था, उनके स्टूडेंट्स जो थे वो क्रिटिकली अवेयर हो जाते थे। उनको पता था कि जब भी कोई पोएम पढ़नी है तो उनको उसमें से उस पोएम में से क्या देखना है। ठीक है, और उनके ये जो सारे क्रिटिक्स थे, या फिर नॉट क्रिटिक पर से, बट उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको उन्होंने पब्लिश किया था एक ऐसे में, और वो पब्लिश हुआ था 1929 में। ठीक है, एक बार उनका ये जो इसमें जो ऐसे हुआ था उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को एक पोयम दिया और बोला इसको एनालाइज करो। अभी जब उन्होंने पोयम दिया तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया, राइटर का नाम तक नहीं बताया उसका, तो फिर उसका बायोग्राफी या वो कब लिखा गया ये सब कुछ भी नहीं पता था। स्टूडेंट के सामने बस एक पोयम था और उनको उसे एनालाइज करना था। आईए रिचर्ड्स ने उनको बोला कि फॉर्म पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो, और जो भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है खास करके आयरनी, तो उस पे ध्यान दो। आयरनी मतलब क्या होता है कि आप बोल कुछ रहे हो, मतलब आपका कुछ और है। ठीक है, और आयरनी के भी अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग तरीके की आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है, काफ़ी अलग अलग तरीके की आयरनी होती है। अगर आप चाहते हो मैं आयरनी पे एक वीडियो बना दूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। और फिर इनके अलावा जो भी लिंग्विस्टिक मार्कर्स होते हैं उनको भी हमें स्टडी करना चाहिए। तो फिर रिचर्ड्स ने इसको बोला कि ये क्या होता है, लिटरेरी जजमेंट, एज इन हम इनको एज अ बेंचमार्क यूज करेंगे कि फॉर्म कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, लिटरेरी डिवाइसेस कैसे है। ये सारे लिटरेरी एस्पेक्ट है, जिनको पता है वही समझ सकते हैं। जिन्होंने ये सारी चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं है वो नहीं उनको समझ सकते कि मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है। अगर पता ही नहीं है तो फिर वो नहीं स्टडी कर सकते। तो फिर इनके स्टूडेंट्स को तो वो सारी बातें पता थी ना, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा नॉलेज है उसको यूज करके उस पोएम को प्रॉपरली जज करो, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, और फिर जो भी वर्ड्स सामने दिए हैं उनको स्टडी करो। एक बार वो वर्ड्स समझ में आ गए तो फिर क्या होगा, आपको पोएम का मीनिंग भी समझेगा। और रिचर्ड्स का ये मानना था कि वर्ड्स जो होते हैं उनसे पोएम का मीनिंग तो रिवील होता है, और वो इन 4 वेज में होता है। तो एक है सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। मतलब हम कभी जब भी पोएम पढ़ते हैं उसमें से जो वर्ड लिखे हैं वो पढ़ते हैं, तो उन वर्ड्स के थ्रू हमें उस पोएम का सेंस पता चलता है, फीलिंग्स पता चलती है, टोन पता चलता है, और फिर इंटेंशन पता चलता है। ठीक है, अभी ये सब क्या होता है वो देखते हैं। सेंस क्या होता है, सेंस ये होता है कि जब भी पोएम रीड करने के बाद हमें जो फीलिंग्स आती है उसमें, तो उसमें से जो लिंग्विस्टिक इंडिकेटर्स है उनकी वजह से हमको क्या फील होता है। तो कोई भी पोएम पढ़ने के बाद हम एक्साइट होते हैं, या हमें सैडनेस होती है, मेलानकली सैडनेस कि बुरा लगना, कि हमें वो होता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपने अगर कभी वो गाना सुना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है, तो उसमें लड़की की ब्यूटी को इतनी बार प्रेज किया गया है कि इतनी अलग अलग तरीके से बोला गया है कि वो गाना सुनने के बाद कोई सैड फील करेगा ही नहीं, सबको खुशी होगी
या फिर अगर आप बॉबी देओल का वो गाना देखो, इसमें एनिमल मूवी में वो जो दारू का ग्लास सर पे रख के जो डांस करता है, वो गाना देखने के बाद, सुनने के बाद कोई इंसान रोएगा क्या? नहीं रोएगा, क्योंकि वो गाना देखने के बाद, सुनने के बाद हमको खुशी मिलती है, हमको अच्छा ही लगता है। जैसे और अगर आप कोई वो गाना सुनो, तुम ही हो वगैरह, वो गाना सुनो तो फिर बुरा लगेगा, भले ही आपका लव अफेयर हो नहीं हो, दैट इज इररिस्पेक्टिव, लेकिन खराब ही लगता है। जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम पे वो रील देखी है, तो उसमें वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और फिर वो बोलता है कि अरिजीत मत लगा, और फिर वो अरिजीत लगाता है, तुम ही हो लगता है, वो रोने लगता है। तो ये सब चीज़ों की, तो फिर उस गाने का सेंस क्या है कि वो आपको मेलानकली में लेके चला जाता है, आपको सैडनेस की तरफ लेके चला जाता है। तो आप जब भी कोई पोयम पढ़ो, तो वो पोयम पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? आप खुश हो, आप दुखी हो गए हो, आप रोने लग गए हो, या फिर आपका फीलिंग न्यूट्रल है? तो वो क्या हो गया, वो उस पोयम का सेंस हो गया। फिर फीलिंग जो होती है, तो यहाँ पे ऑथर का अटैचमेंट क्या है सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है? तो अगर राइटर सपोज लिख रहा है फ्लावर्स के बारे में, और अगर वो फ्लावर्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसको शायद वो फ्लावर्स पसंद ही नहीं हो, या फिर वो काफ़ी एकदम ऐसा नॉनशलेंट वे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर उसको फ्लावर्स की ब्यूटी भी डिस्क्राइब करनी है, तो फिर भी वो ऐसे वर्ड्स करके यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर ब्यूटी डिस्क्राइब करनी है, या फिर सपोज अगर मुझे एक लड़की का एग्जांपल ले लो, अगर मुझे किसी लड़की की ब्यूटी एग्जांपल करनी है, तो फिर मैं शायद उसको रोज के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ कि अम, उसके चिक्स एकदम, उसके लिप्स एकदम लोटस के जैसे थे। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी सेंटिमेंटल हूँ, या फिर मेरे ओपिनियन उसके बारे में अच्छे हैं। पर अगर मुझे किसी लड़की की तारीफ करनी है, पर अगर मैं उसको सपोज बोलूँ कि ये एकदम हिबिस्कस है, ठीक है, हिबिस्कस इज अच्छा फ्लावर है, लेकिन हम लोग कभी इसको ब्यूटी के साथ नहीं कंपेयर करते ना। या फिर मैं उसको कुछ एकदम बोलूँ कि वो एकदम ऐसा मतलब उससे एकदम ऐसा सूखा हुआ फूल लग रही है वो लड़की, तो क्या मैं उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही हूँ? क्या नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है, मेरे जो ओपिनियन है उस सब्जेक्ट को लेके वो सही नहीं है। तो राइटर का क्या ओपिनियन है, वेदर उस राइटर को उस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली पता है कि नहीं है। अगर सपोज ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। अगर जैसे आपने टीवी शोज में वगैरह देखा होगा कि वो एक कोई भी एक मतलब हॉस्पिटल का सीन दिखाएंगे, फिर उसमें वो जो डॉक्टर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर वो कभी कभी वो करते ही नहीं है। जैसे अगर आपने वो एक बीच में फेसबुक पे वो एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें एक आई गेस बांग्लादेश का या बंगाल का कुछ वो शो था, और उसमें वो जो हार्ट अटैक के बाद वो यूज़ करते हैं ना शॉक देने के लिए, वो आयन के जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे वो स्क्रॉच बाइट यूज़ कर रहे थे, वो बर्तन मांजने वाला वो यूज़ कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जो डायरेक्टर का फीलिंग था उस सब्जेक्ट को लेके, वो नॉलेजेबल नहीं था, उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे हमें ऑथर का या फिर डायरेक्टर का जो अटैचमेंट है उस सब्जेक्ट को लेके, वो पता चलता है कि वो बिल्कुल भी अटैच नहीं था। फिर यहाँ पे टोन क्या है, तो जो भी स्पीकर है या नरेटर है उस पोयम का, उसका एटीट्यूड क्या है रीडर्स या लिसनर की तरफ। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वो इसका ही एग्जांपल लूँ मैं, स्क्रॉच बाइट का, तो वहाँ पे डायरेक्टर को तो यही लग रहा था ना कि ये लोग पागल हैं, इनको थोड़ी समझेगा कुछ। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लो, कभी खुशी कभी गम का, तो वहाँ पे जब शाहरुख खान वो इसमें से भाग के चला आता है, और फिर जया बच्चन उसको पूछते तुमको पता कैसे चलता है हमेशा मैं आगे, अरे वो हेलीकॉप्टर में से आया था, ऑब्वियसली उसका आवाज आएगा। उनके बैकयार्ड में ही वो लैंड हुआ है, अगर घर के ऊपर से भी उड़ के चले थे तो भी हमको घर के अंदर तक आवाज आती कि हेलीकॉप्टर आया है, तो ऑब्वियसली समझेगा ही ना। लेकिन यहाँ पे मतलब वहाँ पे डायरेक्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे हमको शायद समझेगा ही नहीं क्या है, या उसने उस सीन को काफी थोड़ा सेंटिमेंटल बना दिया कि हम शायद उतना क्रिटिकल थिंकिंग में कभी जाएंगे ही नहीं। तो वहाँ पे क्या था, उनका वो जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स ऑडियंस, वो कैसा है कि वो
रीडर्स के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं या फिर रीडर्स को ये बोल रहे तुमको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो फिर चले जाओ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो वैसा टोन। तो फिर जो स्पीकर है उसका ओपिनियन क्या है रीडर को लेके या फिर लिसनर को लेके। इंटेंशन का क्या है, तो यहाँ पे स्पीकर का इंटेंशन क्या है, लिसनर का इंटेंशन नहीं, या फिर राइटर के इंटेंशन के पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्पीकर का इंटेंशन क्या है कि स्पीकर आपको क्या बताना चाहता है, वो क्या चाहता है आप उस पोयम के बारे में समझो, आपको वो कुछ नॉलेज दे रहा है या फिर आपको वो कुछ इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपको हंसाना चाहता है या फिर वो आपको रुलाना चाहता है। तो ये स्पीकर का इंटेंशन है, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान कोई नॉर्मल बात भी बोले तो भी हंसी आती है, लेकिन अगर वही कोई कभी कभी कोई इंसान कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताए तो भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ कुछ टीचर्स का होता है, जब भी कोई टीचर एक सिंपल टॉपिक भी पढ़ाते हो सुनने में मजा आता है, समझ में आता है, बट कुछ कुछ इनका ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताते हैं तो फिर भी हमें समझ में नहीं आता, हमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ठीक है, तो वहाँ पे स्पीकर का इंटेंशन क्या होता है कि वेदर वो आपको एंजॉय करवाना चाहता है वो चीज़ या फिर नहीं, वो आपको क्या फीलिंग्स देना चाहता है वो उससे पता चलता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक यू।